ईरान जंग जैसे जैसे तूल इख्तियार करती जा रही है वैसे वैसे ट्रंप के लिए भी मुश्किलात सामने नज़र आ रही हैं, लेकिन ईरान की जंग का ख़ात्मा कैसे होगा इसके मतलब कोई भी राय देना इस वक्त बहुत ही मुश्किल है। इब्तदाई तौर पर अमरीकी दावे ये थे कि ये 1 हफ़्ते या 10 दिन की बात है, 2 हफ़्ते का वो कहते थे कि प्लान है, इससे आगे तो जंग जा ही नहीं सकती। और पहले ही दिन आयतुल्ला अली ख़ामेनी की शहादत के बाद तो उन्होंने साथ ही अपनी कामयाबी का तकरीबन ऐलान कर ही दिया था, लेकिन आज 18 रोज़ गुजरने के बाद अभी नहीं लगता कि जंग कहीं ख़त्म होने के करीब है। ईरान के जो सदर हैं उन्होंने फ़्रांस के सदर से बात करते हुए तो बल्कि ये कह दिया है कि हम अपनी शराइत के ऊपर जंग के ख़ात्मे की तरफ जाएंगे, जितना आगे जा सकती है जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। और ईरान के लिए इस जंग में कामयाबी सिर्फ उसकी सर्वाइवल है। अगर ईरान अपने आप को सिर्फ इस अरसे के दौरान सर्वाइव रखता है, अपनी बका कायम रखता है, टूट फूट से बच जाता है, तो उसकी यही जीत है। उसके मिज़ाइल जो इलाके के मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर जाकर हिट हो रहे हैं, उन जगहों पर जहाँ अमरीकी तनसीबात हैं या अमरीकी अड्डे हैं, या इसराइल के ऊपर जाकर वो जो वार करता है, उसकी कामयाबी बस यही है कि वो उसको बरकरार रख पाए। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश है, ये शायद इस तमाम मामले के अंदर सबसे पेचीदा जो एक वार है वो ईरान का इस सूरत हाल के अंदर ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश है। अमेरिका की तरफ से बरतानिया को कहा गया कि वो साथ आए, बरतानिया ने इनकार कर दिया। उन्होंने जर्मनी से कहा, जर्मनी ने इनकार कर दिया। जर्मनी ने बल्कि ये भी कहा कि ये नेटो की जंग है ही नहीं है, ना नेटो ने इसके ऊपर कोई डिस्कशन की, ना ही इसकी अप्रूवल दी, तो इसलिए नेटो की जानिब से इस वॉर के लिए कमिटमेंट देना, ईरान जंग में शमूलियत इख्तियार करना, वो बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया, जापान ने इनकार कर दिया। जो खलीजी ममालिक हैं वो पहले ही अमेरिका से कह रहे हैं कि हमारी एयर स्पेस या हमारी बेसिस इस्तेमाल मत करो, लेकिन ईरान कह रहा है कि इस इलाके के अंदर मौजूद जो अमरीकी अड्डे हैं वो अमरीकी फ़ौजें वहाँ से ईरान के ऊपर हमलावर हो रही हैं। अभी आज की एक जो नई डेवलपमेंट यह है कि अभी इसराइल की जानिब से दावा किया गया कि अली लारेजानी जो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनको एक हमले के अंदर शहीद कर दिया गया। ईरान की तरफ से इसकी ऑफिशियल कन्फर्मेशन आना बाकी है, लेकिन अमेरिका में उनके जो नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के सरबराह हैं जो कैंट, ट्रंप के बहुत करीब जाने जाते थे, उन्होंने भी आज ये कहकर इस्तीफ़ा दे दिया है कि ईरान की जानिब से कोई इमिनेंट थ्रेट अमेरिका को था ही नहीं, ये इसराइल ने पुश करके अमेरिका को इस जंग के अंदर धकेला है। तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है कि मैं इस इंतज़ामिया का मज़ीद हिस्सादार नहीं रह सकता। पाकिस्तान और बहुत सारी दुनिया के ममालिक, बल्कि पूरी दुनिया के लिए कहना चाहिए कि बढ़ती हुई जो तेल की कीमतें, एनर्जी कॉस्ट कहना चाहिए, क्योंकि पहले तेल की कीमत बढ़ती है, साथ ही बिजली की कीमत और गैस की कीमत भी ऊपर जा रही है। यूरोप के लिए तो जो कतर की गैस फील्ड की बंदिश है और उन्होंने प्रोडक्शन बंद किया, उसके बाद यूरोप पहले ही क्राइसिस का शिकार है। तो उसके बाद लम्हा फ़िक्रिया ये है कि अब इससे इन्फ्लेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी रेट बढ़ाना शुरू करते हैं, पॉलिसी रेट बढ़ें तो फिर ग्रोथ में स्लो डाउन आती है। तो यूरोप जो जहाँ पहले ही अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत हाल बहुत ख़राब है, उसका क्या बनेगा। और पाकिस्तानी जैसे ममालिक जहाँ पर आपके पास वसाइल नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज की पहले ही किल्लत है, अगर तेल की कीमतें ऊपर जाती हैं तो हर कोई $10 के ऊपर पाकिस्तान को $2 अरब के करीब की एडिशनल कॉस्ट बुक करनी पड़ती है। तो अभी तेल की कीमतें $60-65 से बढ़कर $100 से ऊपर जा चुकी हैं। तो $7-8 अरब पाकिस्तान की सालाना जो इंपोर्ट की रिक्वायरमेंट है उसमें कॉस्ट ऐड हो चुकी है। जितना अरसा ये जंग तवालत इख्तियार करेगी वैसे वैसे हमारे लिए उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। हमें इसको मैनेज कैसे करना है, क्या सारा जो इसकी कॉस्ट है वो पास थ्रू करनी है। जो कीमतें 55 रुपये पहले बढ़ाई गई थी, हो सकता है कि अगली बार आपको 155 बढ़ानी पड़े, क्योंकि इस दफ़ा हुकूमत ने वो पास थ्रू नहीं किया 75 रुपये का। अगली दफ़ा इसको रोकना मुश्किल होगा, अनलेस के कोई नेशनल लेवल के ऊपर कोई ऐसी मनसूबाबंदी की जाए कि जो डिविजिबल पूल में सारे सूबे हैं वो साथ बैठ जाएँ और कहें कि हम 500-700 अरब का एक फ़ंड क्रिएट करते हैं जिससे इस कॉस्ट को हम बफर करेंगे, इसको मिटिगेट करेंगे। अदरवाइज़ कोई तरीका नहीं है कि इस कॉस्ट को वफाकी हुकूमत रोक सके, उससे डेफिसिट जो है काबू से बाहर हो जाता है। मेरा एक पसंदीदा मौजू है कि पाकिस्तान में इंटरनल यूनिटी हारमोनी रहनी चाहिए। अदरवाइज़ जब एक तरफ आपको इंडिया से जंग का ख़तरा है, दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से जंग हो रही है, ईरानियन साइड के ऊपर अमेरिका और इसराइल हमलावर है, तो हमारे अंदर हम यकजहती होगी तो हम सारे चैलेंजेस से निपट लेंगे इंशाल्लाह। तो आज जमाइमा ने एक ट्वीट की है कि मेरे बच्चों को इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो ये एक बुनियादी इशू है जो PTI को तकसीम करता है वफाक के साथ। आपका इसके ऊपर मौक़िफ़ क्या? नहीं, देखें, जहाँ तक जमाइमा के बच्चों का तल्लक है तो ठीक है, इमरान खान साहब उनके वालिद हैं और वो जेल में हैं, बिल्कुल उन्हें हक़ पहुँचता है कि वो यहाँ पे आएँ और आके उनसे मिलें, लेकिन उनके मिलने या ना मिलने से जो नेशनल यूनिटी है उससे तो उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर 60 रोज़ पहले उन्होंने लिखा कि वीज़े अप्लाई किए थे और वीज़े नहीं दिए गए, क्यों? मतलब मेरे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है,
लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके पास तो शायद वो कार्ड था, तो उन्हें तो वीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो ब्रिटिश नेशनल है, उन्हें वीज़ा तो चाहिए होगा आने के लिए। उनके पास यानी जो ओरिजिनल कार्ड होता है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो, हाँ हाँ, तो वो मुझे उनके, नहीं मालूम कि उनके पास है ही तो नहीं, उनके वीज़ा पास चाहिए होगा नहीं, तभी तो उन्होंने उनके वीज़ा अप्लाई पास किया। होना चाहिए था। वैसे 4 साल वज़ीर आज़म रहे हैं उनके वालिद मोहतरम, तो उनके पास कार्ड तो वैसे होना चाहिए। लेकिन अगर आज लेकिन उनकी अगर नहीं वालदा भी ये, है, अगर नहीं भी है तो वीज़ा बिल्कुल उनको मिलना चाहिए। आप सपोर्ट करते हैं? जी बिल्कुल, मैं उनके इस हक़ को बिल्कुल डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। आई होप कि अगर वो आपसे उनकी फैमिली राब्ता कायम करे तो आप फैसिलिटेट करेंगे। जी मेरा ख़्याल है कि इस बारे में जो उन्होंने बात की है कि उन्होंने वज़ीर आज़म से रब्ता किया है, मेरा ख़्याल है कि रब्ता उनका हुआ नहीं है, वज़ीर आज़म से या अपील किया उन्होंने। उन्होंने किया नहीं है। अगर वो करेंगे तो वज़ीर आज़म भी इस सिलसिले में जो है वो ज़रूर किरदार अदा करेंगे। उनकी मुलाकात को रोके जाने का तो कोई जवाज़ ही नहीं है। सर, नेशनल यूनिटी वाले सवाल की तरफ आते हैं। नेशनल यूनिटी का सवाल इसलिए है कि जब इंडिया से पाकिस्तान की जंग शुरू हुई तो शायद वो मौका ऐसा था जहां इंडिया की ये खाम ख्याली थी कि पाकिस्तानी कौम में तकसीम है, हमला करेंगे तो ये इंटरनली डिवाइडेड। लेकिन उस वक्त कौम ने यूँ 25 करोड़ लोगों ने इकट्ठा होकर बताया कि जब भी कोई ऐसी सूरत हाल होगी हम इकट्ठे हैं। पीटीआई से मामले तय होने चाहिए ताकि वहाँ से कहीं से एक आवाज़ आए। पीटीआई से हमारे मामला, क्योंकि पीटीआई जो है वो किसी सियासी जमात के साथ, किसी सियासतदान के साथ मामला तय करना चाहती नहीं है। वो जब तक इमरान खान साहब पीटीआई के बानी पीटीआई हैं उस वक्त तक ये काम तो नहीं हो सकता। बानी तो वही है जैसे ये आपके नवाज शरीफ हैं। 2011 से शुरू है, ये 2027 आ गया है, ये और भी 10 साल आगे चले जाएं, जब तक वो हैं ये काम नहीं हो सकता। ये बड़ा ख़तरनाक जुमला है सर आप। नहीं नहीं, बिल्कुल उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी पॉलिसी में, उनकी फ़िलासफ़ी में सियासतदानों के साथ बात करना, सियासतदानों के साथ बैठना, सियासतदानों के टू डील विद दी मैटर्स पॉलिटिकली, ये है ही नहीं। लेकिन इसलिए इसके लिए तो वो तैयार नहीं है। लेकिन जब ये बात हम कहते हैं ना तो वो फिर उसको और तरह से इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं जी वो डटे हुए हैं, वो डील नहीं चाहते। नहीं, वो कोई डटे हुए नहीं है। वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात भी चाहते हैं, बैठना भी चाहते हैं, डील भी चाहते हैं। लेकिन उस तरफ से फिर अब उनके ऊपर एतबार नहीं है, या उनके साथ वो बात करने को या डील करने को तैयार नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियन जो हैं, आप या कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से जवाब है उन्हें कि वो नहीं मिलना जी चाहते। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दरवाज़ा बंद है। DGISPR ऑन रिकॉर्ड हैं कि मुज़ाकरात हमारा मैंडेट है। हम बिल्कुल किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ना हम किसी से डील करेंगे। ये सियासी जमातों का काम है, सियासी जमातें करें। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपके इल्म में है कि उनकी जो डायलॉग की मुज़ाकरात की ऑफ़र लेकिन है वो ऑन रिकॉर्ड है।